आता है, इसे अब बताते हैं तो पूरा समझ में आएगा। ओके बच्चे ध्यान से देखो, तो आज का टॉपिक हम लोग का है व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटीज। ये देखो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहें इसको, तो लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो भी अमाउंट किसी को क्या करना हो, पेमेंट करना हो। अगर ये डायग्राम अगर मान लो सपोज करो ये बिजनेस है, सपोज कीजिए ये बिजनेस है, ओके। सर आप म्यूट हैं सर। सर आप म्यूट है सर। सर सबको म्यूट कर दिए सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना सर। ओके क्या बताएं सर, सुन ही नहीं। देखिए फिर से तो बता टॉपिक दीजिए यहाँ सर। पर लिखेंगे बच्चे लायबिलिटीज। Liability is the financial obligation. Liability is the financial obligation of an सर फिर से बोलिए तो। financial obligation of an enterprise. Enterprise मतलब business enterprise, ठीक है। Liability is the financial obligation of an enterprise other than owner's fund, other than owners, OWNERS, owners मतलब मालिक का जो भी बिजनेस, एक बिजनेसमैन को जो पेमेंट करेगा, ठीक है, उसको छोड़ करके। ध्यान से समझना कि एक बिजनेस जो है सो बिजनेसमैन को क्या क्या पेमेंट करेगा, तो वो कैपिटल जो लगाया होगा वो रिफंड करेगा, या कोई रिजर्व फंड कोई क्रिएट किया होगा वो बिजनेसमैन, ठीक है, वो रिफंड करेगा। तो ये कह रहा है कि वो सारा ऑब्लिगेशन जो एक बिजनेस किसी को पेमेंट करेगा, किसी को मतलब जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा बिजनेसमैन को छोड़ करके, अदर देन ओनर्स फंड का मतलब ये हुआ कि ओनर्स फंड का मतलब होता है कि जो अमाउंट एक बिजनेस सर आप म्यूट हैं। ये अपने आप कैसे ये लायबिलिटी इज द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन अदर देन क्या है, इट हैज टू बी पेड। आगे लिखिए तो इट हैज टू बी पेड सम टाइम इन फ्यूचर। इट हैज सर अदर देन के बाद ऑनर बोले हैं ना सर। हाँ, अदर देन ओनर्स फंड इट हैज टू बी पेड, it has to be paid sometime in future। ये समझ में आया, it has to be paid sometime in future, ठीक है। जो भविष्य में हम कोई भी अमाउंट किसी को पेमेंट करना है मुझे, वही अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपसे हम 5,000 का सामान परचेज कर लिए और हम आपके साथ कमिटमेंट किए कि हम आपको अगले 2 मंथ में पेमेंट करेंगे, सम टाइम इन क्या फ्यूचर, 2 महीना में आपको हमको पैसा देना है कि नहीं देना है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट के विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है सर हाँ। और इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के साथ देती है पैसा, ऐसा होता है सर, कंपनी ये बिजनेस बंद हो गया,
ठीक है, एम्प्लॉय को सिर्फ पैसा नहीं दिया, ठीक है, उसको भी लायबिलिटीज में बोलते हैं। यस। अगर सैलरी, सपोज आपका कहने का मतलब है सैलरी, वेतन, एक एम्प्लॉय को क्या देता है, सैलरी देता है। अब मान लो वो 9 मंथ का सैलरी दे दिया, 3 मंथ का सैलरी नहीं दिया, तो वो सैलरी इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी इट इज अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटीज। किसका पार्ट है ये, करंट। लायबिलिटी तो है ही, लेकिन लायबिलिटी में भी कौन सा, करंट लायबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटी जो रिपेड आफ्टर क्या 1 अकाउंटिंग ईयर, वो सारा अमाउंट जिसको हमको 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा में पेमेंट करना है, वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, फिक्स लायबिलिटी कहलाएगा। और जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिस अमाउंट को आपको 1 साल के अंदर में पेमेंट करना है, वही उस अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, या इसको और भी क्लासिफाई किया गया। अब आते हैं इस टॉपिक पर। लिखिए, द क्लेम, उसी में कंटिन्यू कीजिए बच्चे। द क्लेम of those, the claim of those who are not owners, मतलब मालिक नहीं है वो। ठीक है, द क्लेम ऑफ दोज हु आर नॉट ओनर्स आर कॉल्ड लायबिलिटीज, देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक तो देखो, या तो ये बिजनेस हो गया। अब इस बिजनेस को जो पेमेंट करना है बच्चे, वो 2 ही को पेमेंट करना है। एक तो बिजनेसमैन को, और एक अदर पर्सन या अदर एंटिटीज, अदर पर्सन्स, है ना, या अदर पार्टीज, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो जो अमाउंट एक बिजनेसमैन को पेमेंट करेगा, ये भी इसके लिए लायबिलिटी ही है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बहुत सारा राइटर ऐसे भी डिफाइन किया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज मीन्स वो लायबिलिटी जो अमाउंट बिजनेसमैन को पे करेगा। तो 2 ही अमाउंट आता है इसमें, इंटरनल लायबिलिटीज। ये बिजनेसमैन को क्या क्या पेमेंट करेगा, 2 ही चीज। एक तो कैपिटल, यानी जो पैसा लगाया है बिजनेस में, वो पैसा रिफंड करेगा। बिजनेस क्या करेगा उस बिजनेसमैन को, जो कंट्रीब्यूट किया, जो बिजनेस को कमेंस्ड स्टार्ट करने में जो पैसा लगाया, वो पैसा क्या करेगा, बिजनेसमैन को लौटाएगा वो बिजनेस। और दूसरा जो रिजर्व फंड, क्या हो गया, रिजर्व या फंड क्रिएट किया है कोई भी बिजनेसमैन अपने कुछ निजी खर्च के लिए, या कि मतलब कोई भी मतलब जैसे कि देखते हो एग्जाम्पल में कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, ठीक है, उसके बाद फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, EPF। ठीक है, तो जनरली ये सब उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, वो तो लौटाना है कि नहीं लौटाना है। EPF लौटाता है कि नहीं लौटाता है, एम्प्लॉय को देता है कि नहीं एम्प्लॉयर। ठीक है, तो याद रखना ये सब उस बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लो बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, कोई भी बिल को पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एटसेट्रा। सर सरप्लस क्या होता है? सरप्लस ये जनरली ये नहीं, हाँ वो ज़्यादा तो है, लेकिन बिजनेस के टर्म में थोड़ा वो क्या कहते हैं, सरप्लस का मतलब क्या होता है कि देखो 2 प्रकार का होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसका इस्टेब्लिशमेंट ही इस मकसद से हुआ है, इस उद्देश्य से हुआ है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। इट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, तो क्या वहाँ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं होता है, होता है।
ठीक है, तो वो आ जाता है किस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो कैटेगराइज किया गया है वो तीन ही, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, बेसिकली तीन होता है। और जो नॉन ट्रेडिंग में आप जब जाओगे तो नॉन ट्रेडिंग में तो सब आ गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी अनाथालय, जिम है, ठीक है, पार्क हो गया, क्लब उलब हो गया, ये सब किस कैटेगरी में होता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता है। ये सब ये नॉन क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां पर जो प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखता है उसी को सरप्लस और डेफिसिट लिखता है। और बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस और वहां पर क्या, सरप्लस और डेफिसिट लिखता है। मीनिंग दोनों का एक ही है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे देर, अच्छा इसको एग्जाम्पल के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 10 लायबिलिटी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लायबिलिटी इक्वल टू 10 करके लिखिएगा इसके 10 लायबिलिटी एक्सप्रेस्ड इज एज फॉलोज। तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग करता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है, जैसे मैथ में होता है ना LHS इक्वल टू RHS, वैसे ही अकाउंटिंग में भी होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मुझे लायबिलिटी फाइंड आउट करना होगा तो आराम से हम लिख देंगे एसेट्स माइनस क्या, कैपिटल। मुझे कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो आराम से लिख देंगे एसेट्स माइनस क्या, लायबिलिटीज। ठीक है, यानी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, उसी तरह से डेबिट इक्वल टू डेबिट जो रिप्रेजेंट करता है वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और क्रेडिट जो रिप्रेजेंट करता है वो लायबिलिटी कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो वहाँ मुझे लायबिलिटी अगर लिखना हो तो हम इसका डिफिनेशन इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि लायबिलिटी इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर क्या, कैपिटल, है ना। पूंजी से जितना अधिक आपका संपत्ति हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। There are 2 types of liabilities, internal liabilities and external liabilities। अब देखो मीनिंग तो समझना यहाँ पर यही है कि जो लायबिलिटी, जो अमाउंट एक बिजनेसमैन को पेमेंट करेगा, ओनर को पेमेंट करेगा, है ना, प्रोप्राइटर को पेमेंट करेगा, वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटीज कहलाएगा। और जो बिजनेसमैन को अदर देन ओनर्स फंड, है ना, अदर देन क्या, ओनर्स फंड, जो भी उसके अतिरिक्त पैसा किसी थर्ड पार्टी को, बिजनेसमैन को नहीं, अमाउंट पेड टू द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फिक्स लायबिलिटी और क्या, करंट लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर रीपेड आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, और करंट में बिफोर लगा दूं, बिफोर 1 अकाउंटिंग ईयर, वो हो गया करंट। ठीक है, और ये जो बताया अभी इंटरनल, तो इंटरनल तो वही 2 को रिफंड करता है, एक कैपिटल, दूसरा क्या, रिजर्व एंड फंड, जो भी है। हम डायग्राम बना दें, बुक में आपको नोट्स किया हुआ है, पढ़ लो बच्चे एक बार, समझ में आ जाएगा। ये देखो लायबिलिटीज, ऐसे ही डायग्राम बनाया है आपके बुक में भी, ये देखिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हो गया कैपिटल। ध्यान दे, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप और कंपनी नहीं पढ़ रहे हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी हम यहाँ पर पढ़ते हैं या पार्टनरशिप पढ़ते बच्चे, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या शेयर कैपिटल लिखते हैं। कंपनी अगर पढ़ते हैं तो हम सिंपल कौन सा वर्ड लिख रहे हैं, कंपनी लिख, कैपिटल लिख रहे हैं। तो सब माइंड सेट करना
कि हरिशंकर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस का ओनर और सर्वेंट, मालिक भी वही रहेगा और नौकर भी क्या है, वही बिजनेस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वही आप लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, तो एक कैपिटल हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। और यहां पर हो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे बैंक सबसे लोन नहीं ले लेते हैं, 5 साल के लिए लोन ले लिए, जो लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना है। फिक्स लायबिलिटी और आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ईएमआई देंगे बच्चों, वो करंट में आ जाएगा। ठीक है, 5 साल का हम ले लिए, ईएमआई के लिए है। ठीक है, तो वो हालांकि हाँ मंथली पेमेंट हो जाता है वो। ठीक है, तो फिक्स किसी का लोन जो है वो किसमें आएगा? लोन है तो लायबिलिटी है। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको चाहे तो फिक्स लायबिलिटी को हो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट भी, करंट भी ऐसे भी कर सकते हो आप, वो भी डिफाइन किया गया उसमें। ठीक है, तो फिक्स लायबिलिटी और क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और ये करंट लायबिलिटी और क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, समझ में आया टॉपिक? नहीं, धीरे धीरे जितना समय आप धीरे धीरे दोगे ना बच्चे, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है आप 10 क्लास मुझे मात्र दो, 10 क्लास में आप लोगों का प्रोग्रेस दिखाई देगा। कुछ कुछ एकाएक तो नहीं होगा। फिक्स लायबिलिटी सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो करंट चेंज। सर एक बार एग्जांपल रिपीट कर दीजिए ना प्लीज सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं बच्चे? एक बार एग्जांपल रिपीट कर दीजिए ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या बोले थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद हम बोले थे क्या जी, क्या वर्ड लिखवाए थे, देखिए थोड़ा, बिल्स पेबल और बैंक लोन। ठीक है, हाँ ETC उसमें 4 पॉइंट लिखवाए थे उसमें। क्रेडिटर्स क्या देखने में, अच्छा वो सर इंटरनल लायबिलिटीज में क्या 2 टाइप लिखे हैं, कैपिटल और, हाँ इंटरनल लायबिलिटीज को 2 कैटेगरी किए हैं, एक कैपिटल किया है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस किए हैं। और इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसको हम फिक्स लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उसको करंट लायबिलिटी और क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। माइंड सेट करना बच्चे, आपको दिक्कत इसी में होगा दोनों में। ये तो एक एक वर्ड का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटरनल लायबिलिटीज में प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करेगा, तो इसमें करेगा तो सिंपल सोचना कि अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का है तो 12 मंथ का अकाउंटिंग ईयर है तो 12 मंथ के अंदर में पेमेंट करेंगे। नहीं, जैसे सचिन से एक मोबाइल हम परचेज कर लिए और बोले हम 6 मंथ का क्या करेंगे, आपको EMI होगा, तो 6 मंथ के अंदर में मुझे क्या करना है, उसको पेमेंट करना है ना, वो हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और जो आफ्टर पेमेंट करेंगे, अमाउंट रिपेड आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, छोड़ो लॉन्ग टर्म, छोड़ो इसको मंथ को, सिर्फ अकाउंटिंग ईयर समझो कि जिस अमाउंट को आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर पे करेंगे वो आपका हो जाएगा फिक्स लायबिलिटीज, और जिसको बिफोर 1 अकाउंटिंग ईयर करेंगे वो हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। तो जो सप्लायर सब नहीं होता, गुड्स जो सप्लाई करता है, क्रेडिटर्स, वो सब लॉन्ग टर्म इसमें आता है, करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आता है वो सब। लायबिलिटीज नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। क्या बच्चे? लायबिलिटी नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। हाँ, क्यों? EMI पेमेंट करेंगे तो वो तो रेकरिंग ही नेचर का आएगा बच्चे, दोनों होता है ये। सर एग्जांपल दीजिए ना। जैसे अभी मोबाइल का देखते नहीं हो, मोबाइल पर जैसे कोई सप्लायर से गुड्स परचेज कर लिए, मेरा दुकान है, कपड़े का दुकान है मेरा, अब वो कपड़ा तो मुझे परचेज करना पड़ेगा ना, और ये कह के परचेज किए कि हम आपको अगले 2 मंथ में क्या कर देंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे, तो वो जो सप्लायर होगा मेरे लिए, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स, तो उसको पैसा पेमेंट करना है ना, लेकिन 2 महीना में। तो यह अगर अब मान लो हम बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का एज्यूम करते हैं तो वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी हो जाएगा। सर अकाउंटिंग करता बोले वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। हाँ हाँ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग में हम 1 मंथ का सेट किए
ठीक है। और किसी से हम गुड्स लिए हैं तो उसको पे करना है वो 2 मंथ के बाद, तो तो उस करंट में आ जाएगा, वो आपको नॉन करेंट में आ जाएगा, फिक्स में आ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। और कोई पॉइंट इसमें मिस हो गया, छूट गया आप लोगों को बच्चे बताओ। चले नेक्स्ट टॉपिक पर, चलिए लिखिए। रेकरिंग नॉन रेकरिंग नहीं समझे सर। क्या बच्चे? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नहीं समझे सर। रेकरिंग मतलब होता है जनरली, इसको कहते हैं बार बार जो पेमेंट करना है, मंथली जो पेमेंट करना है, ठीक है। इसे रेंट पेड किए, सैलरी पेड किए, वेजेस पेड किए। रेकरिंग मतलब हुआ क्या कि वो खर्च जो मुझे ईच एंड एवरी मंथ करना है, ईच एंड एवरी डे करना है। रेकरिंग का मीनिंग यही होता है जनरली। और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है कि हम खर्च एक बार किए लेकिन प्रॉफिट मुझे उससे क्या मिलेगा, बेनिफिट उसको क्या क्या मिलेगा, मुझे बार बार मिलेगा, वो होता है नॉन रेकरिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग किसमें आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी में आएगा। पेंशन अगर चुकाना है तो वो भी लायबिलिटी में होगा, लेकिन अब वो समझना है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है उसको कि ये एज्यूम कर लेता है कि हम आपको अगर ये कमिटमेंट किया कि अगले 2 मंथ में दे देना है, पेंशन रिफंड कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी होगा कि नहीं? टैक्स जीएसटी? हाँ, टैक्स अगर आप नहीं चुकाएं बिजनेस का तो वो करंट में आ जाएगा बच्चे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स ना टैक्स चुराता भी है, उसका क्या? ज़्यादा हुआ था तो फिर रिफंड मिलता था, तो वो एसेट्स हो जाएगा आपका। ज़्यादा अगर आप दे दिए तो आपको रिफंड मिलेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। जो चुकाना है, जो पे करना है, वो लायबिलिटी होगा। क्या बोले? जमा करता है प्रीमियम, तो करंट में आएगा। हाँ, तो उसको वो एक्सपेंसेस के कैटेगरी में रखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल देखो बच्चे, अभी तक आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस और लायबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, वो दोनों अलग अलग है। एक्सपेंसेस शोन ऑन द इनकम स्टेटमेंट, उसको इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, जबकि लायबिलिटी को शो करते हैं किसमें, पोजीशन स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में। जबकि इनकम को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो दोनों अलग अलग है। इससे रिजल्ट का पता चलता है, किससे, एक्सपेंसेस को दिखाने के बाद, लेकिन लायबिलिटी जो शो करते हैं उससे वो पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, हम लोग आगे इस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए तो। एम्प्लॉय जो है वो तो एम्प्लॉय को क्या सैलरी पेमेंट करते हैं ना, आप पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए ना। तो अगर एम्प्लॉय आ गया तो उसको सैलरी पेमेंट करना है, तो वो तो रेकरिंग नेचर का होगा, तो उसके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। हाँ, जो सैलरी नहीं दिया वो चुकाना है उसको, वो लायबिलिटी में आ जाएगा। वो एक्सटर्नल लायबिलिटी में आएगा। वो हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएगा वो, तब ना करेंट लायबिलिटी होगा वो भी एक्सटर्नल में उसी में आएगा। हाँ, अगर वो आफ्टर अकाउंटिंग ईयर है तो। ओके बच्चे, तो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर क्या होता है, हम लोग इंड करते हैं। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, वो ड्राइंग होता है, पर्सनल ड्राइंग होता है बच्चे। पर्सनल जो भी एक्सपेंसेस करता है ना, वो तो बिजनेसमैन का है। एक्सपेंसेस में नहीं, इसमें हम लोग का जनरली जो जर्नल एंट्री हम लोग बताते हैं बच्चे को कि कैश विथड्रॉन बाय द राम फॉर सेल्फ यूज़, ठीक है। पैसा बिजनेस से ही निकाला, लेकिन कौन सा यूज है, सेल्फ यूज है। तो फिर वो क्या आ जाएगा बच्चे, वो आपको ड्राइंग के कैटेगरी, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है वो अपना नाम यूज नहीं करता है, अपने नेम से वो क्या करता है, 2 अकाउंट क्रिएट करता है, एक कैपिटल और दूसरा क्या, ड्राइंग, ठीक है। कैपिटल तब करता है जब वो बिजनेस को देने वाला होता है, तब कैपिटल क्रिएट होता है, और जब बिजनेस से वो लेने वाला होता है तो वहाँ पर ड्राइंग को क्रिएट करता है। तो अगर आपको पर्सनल यूज किया गया है तो उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। बिजनेस ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वो एक्सपेंसेस में आएगा, खर्च है वो लायबिलिटी। हाँ, अगर वही ड्यू आ गया तो लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हाँ। सर, वो किस कैटेगरी? तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप तो पे करते हैं। देखो, बिजनेस का उससे कोई मतलब नहीं है,
लेकिन हाँ वो प्रोविज़न करता है इसके लिए कि हो सकता है जो जब वो ड्यू डेट आए इनकम टैक्स पेड करने का तो मेरे पास में पैसा रहे या ना रहे, तो वो पहले से उसका अरेंजमेंट करके रखता है, ठीक ना। हाँ अगर कोई लायबिलिटी टैक्स पेमेंट नहीं किया, ड्यू रह गया, तो फिर वो क्या हो जाए, लायबिलिटी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, ठीक, समझ में और ज़्यादा बेटर आएगा। चलिए आगे लिखिए। तो थोड़ा हम अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे अभी, ये भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद चैप्टर का नाम लिखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसे कि बच्चे आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जब हम आए थे तो थोड़ा हम अकाउंट्स के बारे में बताए थे, याद है ना कि भूल गए? चलिए अभी हम लोग अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा चैप्टर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का क्या फीचर है, अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है एक सोसाइटी के लिए, एक बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है, बुक कीपिंग क्या है, एटसेट्रा। इतना टॉपिक हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, है ना। तो हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ था वो 1494 में हुआ था। कब हुआ था? 1494 बाय द लुकास पैसियोली। फादर ऑफ अकाउंटिंग अगर पूछा जाए किसको कहा जाएगा तो वो है लुकास पैसियोली। हालांकि हाँ LUCAS LU, अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो लुकास पैसियोली, ठीक है। कितने ईस्वी में आया था? तो 1494 में। कहाँ आया था? इटली में, ठीक है। कंट्री का नाम क्या था? इटली। और सिटी का नाम था वेनिस। 4 वर्ड याद रखना, नोट कर लो कहीं नोट में। Who is the father of accounting? तो लुकास पैसियोली। और 15th सेंचुरी में आया था, यानी 1494 में। अगर ऐसे नहीं याद हो तो वास्को डी गामा वाला याद कर लेना। 1498 में भारत को खोजा था, तो बिजनेसमैन था ना। जब यहाँ से ये पाउडर लेकर के गया तो देखा कि उसको 60 गुना फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 60, है ना। तो वो देखा ये इंडिया में इतना ज़्यादा है, वो तो बिजनेस करने के पर्पज से आया था ना। ऐसा नहीं है कि भारत को वो खोजा था, वो उस तट पर आया था, गुजरात में कहीं है एक, ठीक है, वहाँ पर वो आया हुआ था। हालांकि उससे पहले मेरा भारत था, ऐसा नहीं है कि मेरा भारत नहीं था, क्योंकि हम लोग का जो दुनिया के एग्जिस्टेंस में है क्या, हाँ वो जो भी है, हम ये कह रहे हैं कि वो अगर 1498 यहाँ पर याद रहेगा तो उससे 4 साल पहले क्या है, अकाउंटिंग का जन्म हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा? तो लुकास पैसियोली, ठीक है। इटली कंट्री का नाम था इटली, और सिटी का नाम क्या था? वेनिस। तो अकाउंटिंग कर रहा है क्या कि जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है, जब से ये बिजनेस, देखो 3 ही मेन फैक्टर होता है मनी जनरेट करने का। एक होता है क्या, बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और तीसरा क्या होता है, अगर हम लोग इसको देखें एम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना जी, ठीक है, यानी रोजगार, ठीक है। तो ये कहता है कि यार, तो अगर ऐसे दूसरे ढंग से इसको समझेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तो फार्मर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, एक सर्विस सेक्टर हो गया, नहीं सर्विस सेक्टर में सब कोई आ गया, और ये फार्मर एग्रीकल्चर हो गया, और तीसरा और सबसे लास्ट में क्या बताओ, बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस को ये 3 कैटेगराइज किया गया है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और क्या, कंपनी। तो खैर जब से ये बिजनेस आया तब से अकाउंटिंग किसी ना किसी रूप में, है ना, एग्जिस्ट है। क्योंकि बिजनेस को जरूरी हो गया कि जो वो काम कर रहा है उस काम को करने से उसको क्या रिजल्ट मिला, ये फाइंड आउट तो करना है ना। तो इस फाइंड आउट करने के लिए हालांकि
अंग्रेज के द्वारा उस टाइम में जो है सो इसको वहाँ पर चलता था एजेंसी ऑफ बुक कीपिंग। क्या चलता था? एजेंसीज ऑफ बुक कीपिंग। और इटली में चलता था ओनली फॉर क्या? बुक कीपिंग। तो इटली वाले बोला क्या कि भाई इससे ये तो मेरा देन है, इसको तो हम डेवलप किए हैं, वो उधर कर चुके, उसका तो वर्चस्व था ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, वो कहा नहीं जो हम कहेंगे वही सही है। बोला ठीक है कंपटीशन किया जाए। ठीक है, दोनों का कंपटीशन हुआ, उसमें बुक कीपिंग की जीत हुई और तब से ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है? बुक कीपिंग, एजेंसी ऑफ बुक कीपिंग क्या हो गया वहाँ पर? समाप्त हो गया। तो ये तो इसका हिस्ट्री का रहा है अकाउंटिंग के बारे में। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिजनेस के बुक्स में सिस्टमेटिक वे में, क्या में? सिस्टमेटिक मतलब सीक्वेंस है ना, रिकॉर्डिंग करना, उसको पार्ट बाय पार्ट क्लासिफाई करना, उसके बाद उस लिस्ट को एक स्टेटमेंट में शो करना जिसको समराइजिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको रिजल्ट क्या करना? फाइंड आउट करना। तो एक बिजनेस में जो अकाउंटिंग का काम होता है बच्चे, वो स्टार्टिंग से लेकर के और कब तक? एनालिसिस तक आप इसको लेकर के जा सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि उसका जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी जो स्टेज है वो बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग किसके सेक्टर में है? वो बुक कीपिंग के का स्कोप है वो। ठीक है, और उसके बाद का जो होता है वो अकाउंटिंग का है। अब उसके बाद बहुत सारे डेवलप होने का, ये आप टैक्स अकाउंटिंग देख रहे हो, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग देख रहे हो, तो ये सब इसका डेवलप स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ क्या? अकाउंटिंग है। लेकिन बेसिक जो मेन है वो है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा? फिनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो पहले लिख लीजिए मीनिंग। ठीक है, भेज देंगे। लिखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर आपको कहीं पर भी व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पूछे तो बच्चे आप इसी को लिखना, बहुत अच्छा ये है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, कॉमा करके, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, recording, classifying, summarizing in a significant manner. क्या सर? Significant, SIGNIFICANT, significant manner, MANNER, in term of money, comma, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सिग्निफिकेंट मैनर के बाद क्या बोले सर? सिग्निफिकेंट मैनर, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, एंड सिग्निफिकेंट मैनर, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट। टर्म के बाद क्या बोले सर? अकाउंटिंग इज द, आवाज आ रहा है बच्चे सभी को? यस सर। हाँ, ध्यान से सुनो थोड़ा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म ऑफ क्या? एंड टर्म ऑफ मनी। एंड नहीं होगा, इन टर्म ऑफ मनी होगा। इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट at least of a financial character, which are in part at least, list का spelling? LEAST. हाँ, कम से कम, LEAST, फिनेंशियल, LEAST list, which are in part at least of a financial character, वित्तीय प्रवृत्ति, वित्तीय नेचर का हो, कैरेक्टर। फाइनेंशियल इन टर्म, हाँ, at least of a financial character, in part, हाँ, I and in, हाँ,
Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. And interpreting the result thereof साथ साथ लिखना. ये कंप्लीट इसका डिफिनेशन है. अब इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे. सभी कोई बच्चे लिख लिए इसको? देखो अब स्टार्टिंग से बता रहे हैं. यहां पर 3 पहले बेसिक वर्ड बताए हैं. क्या क्या? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब कला, किसी भी काम को करने की, है ना, जो मुझे अंदर से, है ना, आर्ट इज द पार्ट ऑफ नॉलेज, कहते हैं ना, टू नो दैट, टू डू. अगर मतलब हम जानना अगर सिखाता है मुझे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं ना. अगर आर्ट और साइंस को दोनों को दिखाया जाए तो विज्ञान कुछ जानने के लिए मुझे बताता है, जबकि आर्ट मुझे कुछ करने के लिए सिखाता है. ठीक है. जैसे एक चित्रकार देखते हो ना, पेंट मूर्ति बनाता है तो उसमें कंटिन्यू, है ना. तो ये कहता है कि अकाउंटिंग भी काम जो है इसका भी कंटिन्यूटी होता है. अगर कहीं बीच में स्टॉप हो गया तो फिर आपका वो पूरा का पूरा रिजल्ट फाइंड आउट कभी नहीं होगा. ठीक है. एक सीक्वेंस मेंटेन करना है. तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जो भी रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड, आईएनजी वर्ब का है ना, बिफोर लग गया ना, तो रिकॉर्ड वर्ड से ही रिकॉर्डिंग आया. मतलब क्या? जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में सीक्वेंसेस क्या करना? लिखना, दर्ज करना. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अरे जर्नल एंट्री होता है ना, पहले जर्नल एंट्री होता है, फिर लेजर होता है, तब जाके ट्रायल बैलेंस होता है. तो रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नलाइज करना, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना. मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी. ठीक है. एक डॉक्टर के द्वारा अपने फैमिली मेंबर को देखना, इट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. लेकिन वही डॉक्टर के द्वारा अपने पेशेंट को क्लिनिक में देखना, इट इज कॉल्ड क्या? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. एक टीचर्स के द्वारा अभी आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे सैलरी मिल रहा है, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. यही जब आप अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, इट इज कॉल्ड क्या? तो बिजनेस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर में कोई ध्यान नहीं देता है. ठीक है. उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही क्या? सर